आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट इस चैनल पर सबसे पहले आती है। लद्दाख में भारत के जवाब के बाद चीन बोला, हमारी फौज उठा रही है जवाबी कदम। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का निर्देश, 30 साल से ज़्यादा काम कर चुके अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 6 राज्यों का जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र का सुझाव मानने से किया इनकार। का ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पेट्रोलियम कंपनी के पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर बुकिंग पर वापस मिलेंगे 500 रुपये। जानेंगे पूरा समाचार विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कल 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा। इसी के साथ बढ़ते हैं सबसे पहले समाचार की ओर। लद्दाख में भारत के जवाब के बाद चीन बोला, हमारी फौज उठा रही है जवाबी कदम। सरकार ने सोमवार को कहा कि चीनी सैनिकों ने शनिवार रात को पैगोंग त्सो लेक के पास चीन सैनिकों ने उकसावे वाली साउंड में कार्रवाई की। हालांकि पहले से पूरी तरह तैयार भारतीय जवानों ने उन्हें रोक दिया। पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेना के बीच एक बार फिर झड़प की खबरें आई। सरकार ने सोमवार को कहा कि चीनी सैनिकों ने शनिवार रात को पैगोंग त्सो लेक के पास चीनी सैनिकों ने उकसावे वाली साउंड में कार्रवाई की। हालांकि पहले से पूरी तरह से तैयार भारतीय जवानों ने उन्हें रोक दिया। चीनी सैनिकों ने पैगोंग त्सो के दक्षिणी तट में घुसपैठ की कोशिश की। सरकार ने कहा कि तनाव को कम करने के लिए ब्रिगेड कमांडर स्तर के अधिकारियों की चुशूल में बातचीत जारी है। कहा जा रहा है कि सेना की आवाजाही के लिए लद्दाख श्रीनगर हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। चीनी सैनिकों को जवाब देने के लिए एक पहले से ही काफ़ी संख्या में भारतीय जवान तैनात हैं। वहीं चीन ने इस मामले में आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि उसकी सेना आवश्यक जवाबी कार्रवाई कर रही है। चीनी सेना के एक प्रवक्ता कर्नल झांग सुइली ने बयान में दावा किया है कि भारत ने चीन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। प्रवक्ता ने कहा कि चीनी सेना आवश्यक जरूरी जवाबी उपाय कर रही है और घटनाओं पर करीब से ध्यान देगी। सेना पूरी तरह से चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता की रक्षा करेगी। सूत्रों के मुताबिक पैगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर रात भर में चीनी सेना की ओर से आक्रामक सौम्य गतिविधि करते हुए यथास्थिति में बदलाव करने की कोशिश की गई है। सूत्रों का कहना है कि चीनी सैनिक बड़ी संख्या में थे, लेकिन भारतीय सेना को इसकी जानकारी थी और उन्होंने खुद को चीनी सेना की गतिविधि को रोकने के लिए जरूरी कदम उठा लिए। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों पक्षों में किसी तरह की कोई शारीरिक झड़प नहीं हुई। भारतीय चीनी सीमा पर झड़प की खबरों के बीच चीनी विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि चीन ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को क्रॉस नहीं किया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि भू क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। रक्षा मंत्रालय ने आज बयान जारी करके कहा कि चीनी सेना ने यथास्थिति को बदलने के लिए सैन्य गतिविधियों की, लेकिन भारतीय सेना को उसकी इस गतिविधि का अंदाज़ा लग गया और उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। चीनी सेना की ओर से 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात में ये कोशिश की गई थी। अभी तक चीन के साथ पैगोंग त्सो झील के उत्तरी किनारे पर दिक्कतें थी। अब PLA ने दक्षिणी छोर में यह हरकत की है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। जाहिर तौर पर यह घटना
PLA की मंशा पर बड़े सवाल खड़े करती है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि चीन की सेना PLA ने समझौते का उल्लंघन किया और उसकी ओर से उकसाने वाले हलचलें की गई हैं। सेना ने कहा कि वह शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह अपनी अखंडता की रक्षा के लिए भी दृढ़ है। घटना के बाद भारत ने उस इलाके में जवानों की संख्या को बढ़ा दिया है। वहीं इस झड़प के बाद भी चुशूल में ब्रिगेडियर कमांडर लेवल की वार्ता जारी है। भारतीय सैनिकों ने पैगोंगत्सौ झील के दक्षिणी किनारे पर इस PLA की गतिविधि को पहले ही विफल कर दिया और जमीन पर तथ्यों को एक तरफा बदलने के चीनी इरादे को विफल करने के लिए उपाय भी किए। गौरतलब है कि अब तक की करीब 5-6 दफ़ा को कोर कमांडर लेवल में हुई बातचीत में दोनों देश पहले जैसी स्थिति को वापस लाने पर राजी हुए तो हैं, लेकिन चीन की ओर से ज़मीनी स्तर पर अपना वादा नहीं निभाया गया है। उल्टे उसने सीमा पर अपने सैनिकों की तादाद बढ़ाई है। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मोदी सरकार का निर्देश 30 साल से ज़्यादा काम कर चुके अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। नियमों के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस या 3 महीनों का वेतन देने का प्रावधान है। वैसे इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती रहेगी। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों को कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया है जो सरकारी सेवा में 30 साल से ज़्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक ये एक सतत प्रक्रिया जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया है। कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को अभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में सरकार के उन नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोकहित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकते हैं। रिटायर करने का आधार अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया है जिसकी उम्र 55 वर्ष या उससे ज़्यादा हो चुकी है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस समीक्षा के पीछे सरकार का एक मकसद प्रशासनिक मशीनरी को चुस्त दुरुस्त बनाए रखना है ताकि सरकार काम काज में दक्षता और गति बनाए रखी जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ज़रूरत पड़ने पर किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर करने का अधिकारी सरकार के पास है। इस सर्कुलर में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार की मूल नियमावली और केंद्रीय लोक सेवा पेंशन नियमावली 1972 के नियम 48 के तहत सरकार को समय समय पर वैसे कर्मचारी को रिटायर करने का अधिकार है जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस नियम के तहत रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 3 महीने का नोटिस या 3 महीने का वेतन देने का प्रावधान है। वैसे इन कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा मिलती रहेगी। लोकसभा में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आंकड़ों के हवाले से उन्होंने जानकारी दी है कि इन नियमों के तहत जुलाई 2014 से जनवरी 2020 तक ग्रुप ए के ऐसे 163 और ग्रुप बी के 157 ऐसे कर्मचारियों को तय समय से पहले रिटायर किया गया है। के साथ बढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। 6 राज्यों का जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र का सुझाव मानने से इनकार। कहा यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। गैर भाजपा शासित राज्यों में जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार के सुझाव को मानने से इनकार कर दिया है।
उनका कहना है कि इस मामले में संवैधानिक देनदारी केंद्र सरकार की बनती है। केरल और पंजाब सहित 7 गैर भाजपा शासित राज्यों और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी ने सोमवार को माल एवं सेवा कर जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए फिलहाल राज्यों को कर्ज लेने की केंद्र सरकार की सलाह को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस मामले में संवैधानिक देनदारी केंद्र सरकार की बनती है। 6 गैर भाजपा शासित राज्यों पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का मानना है कि जीएसटी राजस्व की कमी की भरपाई के लिए कोई वैकल्पिक प्रणाली तैयार की जानी चाहिए। राजस्थान और पुडुचेरी ने भी इस मामले में क्षतिपूर्ति के लिए इन राज्यों का अनुसरण करने की बात कही है कि केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने कहा कि पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और केरल के वित्त मंत्रियों ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के केंद्र सरकार के विकल्प को खारिज करने को लेकर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में हमारा विकल्प यह है कि यह चाहे दैवीय, मानवीय अथवा प्राकृतिक किसी भी तरह की घटना है, केंद्र सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति की पूरी राशि बाजार से उठानी चाहिए और जीएसटी उपकर लगाने की अवधि का और विस्तार करके उस राशि को खुद लौटाना चाहिए। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र भेजकर केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए विकल्पों पर पूरी स्पष्टता की मांग की है और इस मुद्दे पर तुरंत जीएसटी परिषद की बैठक बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब इस परेशान करने वाली समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मदद करने को तैयार है, लेकिन जो विकल्प दिए गए हैं वर्तमान में राज्य उसमें खुद को झोंकने में असमर्थ है। वहीं केरल के वित्त मंत्री ने कहा कि बहुत हो चुका है, अब राज्यों और अधिकारियों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। जीएसटी क्षतिपूर्ति हमारा संवैधानिक अधिकार है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान माल व सेवा कर प्राप्ति में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने को लेकर केंद्र और विपक्ष शासित राज्य एक दूसरे के आमने सामने हैं। केंद्र का अनुसरण है कि इसमें से 97,000 करोड़ रुपए की राशि जीएसटी क्रियान्वयन की वजह से कम हुई है, जबकि शेष 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी प्राप्ति का कारण कोविड-19 महामारी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पेट्रोलियम कंपनी के पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज। पीडीजे कुमार कमल की अदालत ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की भूमिगत पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने के आरोपी मनोज कुमार दास की जमानत याचिका खारिज कर दी। महाभुवन थाना में दर्ज कार्ड संख्या 7/19 के आरोपी मनोज कुमार दास पर पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर तेल चोरी करने का आरोप लगाया था। बताया गया है कि आरोपी मनोज दास पर गुमला जिले में भी पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगा था, जिसके बाद गुमला पुलिस ने 4 अगस्त 2019 को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल भेजे जाने के बाद सिमडेगा पुलिस ने कार्ड संख्या 7/19 के तहत 21 मई 2020 को आरोपी को प्रोडक्शन में लिया। इसके बाद आरोपी ने होटवार जेल में लिए गए अपने बयान में घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी। आरोपी के द्वारा पीडीजे के अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी, जिसे सुनवाई के बाद पीडीजे के अदालत ने खारिज कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से पीपी महेंद्र सिंह ने
दलीलें पेश की। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गैस सिलेंडर बुकिंग पर वापस मिलेगा 500 रुपये, बस ऐसे करें। कोरोना संकट में छोटी छोटी बचत करना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में रोज़मर्रा से जुड़ी चीज़ों को ऑनलाइन ऑर्डर करना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि चीज़ों को बाहर से लाने में कोरोना का खतरा रहता है। ऐसे में आप घर बैठे ही चीज़ें कम कीमत में मंगा सकते हैं। घर की सबसे ज़रूरत चीज़ों में LPG गैस सिलेंडर भी शामिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन गैस बुकिंग करते हैं। ऐसे में आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपको गैस सिलेंडर बुकिंग पर 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। पेटीएम से LPG सिलेंडर बुकिंग करने पर आपको 500 रुपये का कैशबैक मिलेगा। हालांकि यह केवल पहली बार पेटीएम से LPG सिलेंडर बुक कराने वाले यूजर को ही मिलेगा। अगर आप पहले ही पेटीएम से सिलेंडर बुक करा चुके हैं तो आप इस ऑफ़र का लाभ नहीं ले सकते। बता दी कि पेटीएम ने LPG सिलेंडर बुकिंग सुविधा के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड से हाथ मिलाया है। सबसे पहले पेटीएम ऐप पर जाकर बुक सिलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद गैस प्रोवाइडर कंपनी के नाम पर क्लिक करें। आप जिस कंपनी के ग्राहक हैं उसे चुनें, भारत गैस, इंडियन, HP गैस आदि। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या LPG ID या कस्टमर नंबर दर्ज करें। इसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करें। आपको यह LPG सिलेंडर की कीमत दिखाई देगी। अब आपको पेमेंट करना है। इसके लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI का यूज कर सकते हैं। 500 रुपये तक का कैशबैक पाने के लिए आपको प्रोमो कोड में FIRSTLPG इंटर करना होगा। इसके बाद पेमेंट पूरा कर दें। आपको बता दें कि ये ऑफ़र केवल 31 अगस्त 2020 तक ही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, आज से बदल जाएंगे ये नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। कोरोना महामारी के बीच कई नियम लागू किए गए, जिसे कई बार बदला गया। कल 1 सितंबर से कई नियम और चीज़ें बदलने वाली हैं, जिसका सीधा असर आप पर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी, यानी वेतन कटौती और नौकरी गंवाने वाले लोगों को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके अलावा LPG गैस सिलेंडर, एयरलाइन किराया आदि से जुड़ी नियम भी बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं आज 1 सितंबर से किस नियमों को बदलना होगा, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। कोरोना काल में लोगों को EMI जैसे बड़े खर्चों पर कुछ समय के लिए राहत देने के लिए RBI ने मार्च में मोरेटोरियम अवधि शुरू की थी, जो 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। मोरेटोरियम अवधि में लोगों के पास EMI नहीं चुकाने का विकल्प था। ऐसे में EMI फिर से शुरू होने से आपकी जेब पर बोझ पड़ सकता है। RBI ने ग्राहकों को राहत देने का अधिकार बैंकों को दिया है और इस पर भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अलग हफ्ते फैसला होने की संभावना है। आज 1 सितंबर को LPG के दाम में बदलाव आ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव होता है। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनियां LPG, CNG और PNG कीमतें कम कर सकती है। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगे हो सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और
अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। AMF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपये वसूला जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूला जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर अपने 40 रुपये ज़्यादा देने होंगे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।